नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। विस्तार से खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर में वो तमाम बड़ी खबरें देखिए जिनको लेकर जानकारी इस बुलेटिन में आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात होगी छतरपुर की, जहां भीड़ ने चोर को खंबे से बांधकर पीटा है। क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले को लेकर इस बुलेटिन में आपको जानकारी देंगे। भोपाल की भी बात होगी, जहां कोर्ट में आज एचयूटी के संदिग्ध आतंकियों की आज पेशी होनी है। क्या रिमांड आगे बढ़ाई जाती है या अन्य क्या फैसला कोर्ट की तरफ से सामने आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तीसरी खबर भी भोपाल से, जहां मिशन 2023 की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। आज कार्य समिति की भी बैठक होने जा रही है। इस बैठक के क्या कुछ मायने हैं, ये भी आपको बताएंगे। चौथी खबर दुर्ग के पाटन से, जहां छत्तीसगढ़ के मानचित्र पर अलग पहचान बनाएगा, क्योंकि जल्द वेटलैंड रामसर साइट में इसे शामिल किया जाना है। इसको लेकर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। पांचवी खबर, बीजेपी युवा मोर्चा जो कि रायपुर में आज सीजीपीएससी दफ्तर का घेराव करने वाली है। क्या कुछ होगा इस प्रदर्शन के तहत, ये भी जानकारी आपको देंगे। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सिलसिलेवार खबर सबसे पहले छतरपुर से, जहां भीड़ का इंसाफ भी कैसा है, ये बड़ा प्रश्न सवाल खड़ा होता है। भीड़ ने चोर को खंबे से बांधकर पीटा है। भैंस चोरी के आरोप में हाथ बांधकर पीटा गया युवक को। चोर के पास से देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। वीडियो में लात घूसों से मारते हुए लोगों से नजर आते हैं। तस्वीरें आप देखिए, सटई थाना इलाके के भौरा गांव का ये पूरा मामला है। भैंस चोरी का आरोप इस शख्स पर, और उसके बाद भीड़ ने इसे खंबे से बांधकर पीटा। यह भी बताया जा रहा है कि इस कथित चोर के पास देशी कट्टा भी था। हो सकता है कि धमकाने की भी कोशिश कर रहा हो, लेकिन भीड़ की तरफ से ऐसा किया जाना निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है, चिंताजनक है, क्योंकि अगर इस तरह का शक किसी व्यक्ति पर होता है तो सबसे पहले कानून को खबर की जाती है, सबसे पहले पुलिस के संज्ञान में इस मामले को लाना जरूरी होता है। लेकिन इससे बिल्कुल अलग ये तस्वीर छतरपुर की, जहां भीड़ ने खुद इंसाफ की ठानी और खंबे से बांधकर बुरी तरह से इस शख्स को पीटा गया। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी नरेंद्र सिंह परमार छतरपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, तस्वीरें निश्चित तौर पर चिंताजनक है और पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई, इस पर जानकारी चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल ऐसा है। छतरपुर जिले का जो सटई थाना इलाके के अंतर्गत भैरा गांव आता है, वहां पर ये बताया गया है कि जो चोर है, चोर के द्वारा जो किसान है उनकी भैंसें चोरी करके ले जाई जा रही थी, जिसको देखकर ग्रामीण भड़क गए और उन्होंने घेराबंदी करके चोर को अपनी कस्टडी में ले लिया और उसको बंधक बना लिया। जैसा कि दर्शक जो है तस्वीर में देख रहे होंगे, बिजली का जो खम्भा है उससे चोर को बंधक बनाया गया है, रस्सियों से उसके हाथ बांधे गए हैं। और जो जनता है, जनता खुद जो सबक सिखा रही है चोर को, और कानून को हाथ में लेकर एक तरह से जो है चोर को सबक सिखाकर जो जनता का जो इंसाफ है उसकी तस्वीरें, उसके जो वीडियो वो सामने आए हैं। मामला सटई थाना इलाके का है। करीब पुलिस भी इस पूरी घटना की सूचना लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन करीब 3 घंटे पुलिस को कड़ी मशक्कत के बाद अतिरिक्त पुलिस बल जब बुलाया गया, तब ग्रामीणों ने जाकर इस चोर को छोड़ा। तस्वीरों में देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर ग्रामीण हैं जो चोर को सबक सिखा रहे हैं, लात घूंसों से मारपीट कर रहे हैं और उसको बंधक बनाकर पीट रहे हैं। पुलिस ने हालांकि इस पूरे मामले में चोर के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए, चूंकि चोर को गंभीर चोटें आई थी तो इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन जो इंसाफ है, वो जनता ने जो कानून अपने हाथ में लिया है, वह चोर को सबक सिखाने के लिए जनता ने अपने हाथ में कानून लिया है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में चोर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। जी बिल्कुल, अक्सर इस तरह की तस्वीरें नरेंद्र सामने आती हैं और ये भी तथ्य सामने आता है कि कई बार भीड़ पर कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि असल आरोपियों की पहचान कई बार मुश्किल होती है नरेंद्र। लेकिन पुलिस की तरफ से क्या भीड़ के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई? देखिए, अभी तक जो पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई है उसमें अभी तक ऐसी बात कोई सामने नहीं आई है कि जनता के खिलाफ या जो लोग उसको पीट रहे हैं उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई हो। लेकिन चोर का जो एक और साथी था जिसको आदतन अपराधी बताया जा रहा है और वो स्थायी वारंटी था, वो कई दिनों से फरार चल रहा था, उसके खिलाफ भी पुलिस ने, उसके साथी के खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की है। दोनों के खिलाफ यहाँ पर सटई थाना में मामला पंजीबद्ध किया गया है और एक चोर के खिलाफ, एक चोर के कब्जे से जो जनता ने देसी कट्टा जो तमंचा होता है उसको भी बरामद करके पुलिस के हवाले किया था। और पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट रूप से बयां कर रही है कि जब जनता आक्रोशित होती है तो वह सबक सिखाने से कभी भी पीछे नहीं हटती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। देखना होगा कि अब पुलिस की तरफ से क्या कुछ इस मामले को लेकर किया जाता है।
क्योंकि मॉब लिंचिंग का भी ये पूरा मामला बनता हुआ और जरूरी है कि भीड़ में उन लोगों की भी पहचान की जाए जो कि इस आरोपी को पीटते हुए नजर आए, कानून हाथ में लेने की कोशिश की है। आगे बढ़ते बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां कोर्ट में आज एचयूटी के संदिग्धों की पेशी होनी है। आज उनकी रिमांड पूरी हो रही है। भोपाल, हैदराबाद और छिंदवाड़ा से गिरफ्तारी हुई थी और अब कोर्ट की तरफ से क्या कुछ इस पर कहा जाता है, इस पर भी संशय है। या तो रिमांड बढ़ाई जा सकती है या कोई अन्य फैसला है इस पूरे मामले को लेकर। पूछताछ में भी हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से कहा जाए कि इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। ये देखने वाली बात होगी कि कोर्ट की तरफ से आज क्या कहा जाता है। आज रिमांड पूरी हो रही है। भोपाल, हैदराबाद और छिंदवाड़ा से गिरफ्तारी हुई संदिग्धों की और अब कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ। और राजधानी भोपाल से अगली बड़ी खबर, बीजेपी कार्य समिति की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की अगुवाई में बैठक होगी। 1168 पदाधिकारियों की और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी इस बैठक में रहेगी। कार्यकर्ताओं को जितने भी काम दिए गए, धरातल पर क्या फीडबैक मिल रहा है, कैसे ये असर दिखा रहे हैं, इसकी समीक्षा इस बैठक में होनी है। आगामी कार्यक्रम की भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। शैलेंद्र, बीजेपी की रणनीति कल भी साफ हुई उस कार्यक्रम के जरिए, जिसमें उस बैठक के जरिए जिसमें सोशल मीडिया पर फोकस की बात कही गई है। आज भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल एक बड़ी बैठक जो है वो आज आयोजित होने वाली है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक है जिसमें न केवल प्रदेश के तमाम विधायक, मंत्री, सांसद बल्कि केंद्रीय नेतृत्व में जो लोग हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश की तरफ से जो केंद्र में मंत्री हैं वो सारे लोग शामिल रहेंगे। लोग लगभग 1168 जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होने हैं। देख सकते हैं कि जो बैठक की तैयारियां जो है वो पूरी हैं। बाकायदा रजिस्ट्रेशन जो कक्ष बनाए गए, यानी हर संभाग के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन है। जो भी कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं उसके हिसाब से वो यहाँ पर पहुंचेंगे और रजिस्ट्रेशन होगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो रहने वाला है वो है मोदी सरकार के 9 साल को लेकर, जिस तरीके से 9 साल मोदी सरकार के पूरे हुए और उसमें किस तरीके से काम करना है। क्योंकि जिस तरीके से पहले से ये कार्य योजना है कि सभी सांसद अपने अपने इलाकों में मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में रहेंगे। इसके साथ ही जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भी चुनाव का साल है और ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने भी ये निर्धारित किया है कि न केवल केंद्र सरकार के लोग बल्कि राज्य सरकार के जो मध्य प्रदेश के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो सबके सब इस जो कार्यक्रम है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में करेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जिस तरीके से चुनावी साल में हर प्रदेश जो कार्य समितियां हो रही हैं उनको लेकर देखिए मंत्री विश्वास सारंग जी यहाँ पहुंचे हुए, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, चुनावी साल में मोदी सरकार के 9 साल भी पूरे हो रहे हैं, किस तरह से महत्वपूर्ण रहने वाली है आज की कार्य समिति? भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक एक हमारा कैलेंडर है। देखिए, हम काडर बेस पार्टी हैं। हमारे संविधान में ये निहित है कि हमें राष्ट्रीय कार्य समिति, प्रदेश, जिला और मंडल की कार्य समिति किस किस समय पर करनी, ये हमारी रूटीन प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी एक संविधान के तहत अपने रोजमर्रा के कार्यक्रमों को निष्पादित करती है। जहां तक चुनाव की बात है, से 2023 में मध्य प्रदेश में हम भाजपा की सरकार बनाएंगे और 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाएंगे। 9 साल 20 पूरे हुए मोदी सरकार के, तो उनकी योजनाओं को भी लेकर जमीन पर जाना निश्चित रूप से मोदी जी के ये 9 साल अविस्मरणीय है। मोदी जी ने इस बात को स्थापित किया है कि देश के कलेवर को, हर एक व्यवस्था को उन्होंने सुव्यवस्थित किया है, कल्याण और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाया है, देश के मान और सम्मान को पूरी दुनिया में आगे बढ़ाया है। मोदी जी का कार्यकाल निश्चित रूप से अभूतपूर्व है। तो देखिए, प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार का जो कार्य है वो अभूतपूर्व है और इन्हीं अभूतपूर्व कामों को लेकर कैसे जनता के बीच में जाना है उसको लेकर आज प्रदेश कार्य समिति में चर्चा होगी। और न केवल प्रदेश कार्य समिति होगी बल्कि उसके बाद अगर बातें, बीजेपी ने कैलेंडर जारी किया हुआ है कि जो प्रदेश कार्य समिति में जो बिंदु लाए गए हैं चर्चा के दौरान, उन सबको पहले जिला स्तर पर, फिर मंडल स्तर पर और उसके बाद फिर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जाना है। क्योंकि कितना, देखिए अब कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो बात केंद्रीय आला कमान कहना चाहता है वो आम लोगों तक, जन जन तक कैसे पहुंचे, इस सबको लगभग 11 बजे का समय है जब तमाम जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद जो है बैठक शुरू होगी। देखिए, रजिस्ट्रेशन के बाद जब जैसे ही कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं उसके बाद उनका तिलक किया जा रहा है। तिलक करने के बाद वो अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। तो ये अनवरत जो है वो बैठक रहेगी लगभग शाम को 6 बजे तक। 4 अलग अलग चरण जो है
ये बैठक होगी तो अब देखना होगा कि क्या और महत्वपूर्ण चिंतन मंथन होता है। कुछ चीजें तो जो है वो जिस तरीके से बता दी गई हैं, लेकिन कुछ जो अंदर की बातें होती है वो जो बैठक खत्म होगी उसके बाद पता चलेगी। गुना सांसद केपी यादव जी है। सर, कितनी महत्वपूर्ण है ये चुनावी साल में प्रदेश कार्य समिति? मोदी सरकार के भी 9 साल पूरे हो रहे हैं। देखिए, प्रदेश कार्य समिति तो बीच बीच में होती ही रहती है, पर हाँ, ये बड़े सौभाग्य की बात है और बहुत महत्वपूर्ण है कि मोदी जी के 9 साल कंप्लीट हो रहे हैं और इन 9 साल में जन जन तक जो मूलभूत सुविधाएं पहुंची हैं, देश ने जो तरक्की और प्रदेश में जो कार्य हुए हैं उन सबको लेके आज बैठक। बिल्कुल विधिवत तरीके से बैठक होगी और देखना होगा कौन सी बड़ी बातें शैलेंद्र इसके बाद सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे दुर्ग की। दुर्ग के पाटन की छत्तीसगढ़ में एक अलग पहचान बनी जा रही है। दुर्ग जिले के वेटलैंड रामसर साइट में इसे शामिल किया जाना है। सीएम जल्द ही बड़ी घोषणा कर सकते हैं। घोषणा के बाद प्रदेश का पहला रामसर साइट यहां पर स्थापित होगा। पाटन जिसको अब नई पहचान मिलेगी, नई पहचान दिए जाने की तैयारी। पाटन में 8 वेटलैंड साइट मौजूद हैं। 200 से ज्यादा प्रजातियों के प्रवासी पक्षी। सही मिथिलेश से हम इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। मिथिलेश, नई पहचान पाटन को मिलती हुई कितना महत्वपूर्ण दुर्ग के लिए? निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण है और प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि दुर्ग जिले का जो पाटन का एरिया है वो वेस्टलैंड में शामिल होगा। छत्तीसगढ़ को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रवासी पक्षियों के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 8 वेटलैंड है जिसमें गिधवा है, परसदा है, मुरकुटा है, बिलौदी, चीचा, अचानपुर, तांतरा जैसे कई क्षेत्र हैं जहां पर हर वर्ष जो है सैकड़ों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, उनको अनुकूल वातावरण मिलता है। मुख्यमंत्री एक डेवलप करने का ये निर्णय लिया था, उसके तहत में 5 करोड़ की राशि से उसको डेवलप भी किया जा रहा है और अब जो है दुर्ग जिले के वेटलैंड जो है वो रामसर साइट में शामिल होंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक सरकारी पर्यावरण संधि है जो वर्ष 2071 से लागू हुई थी। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। पूरे देश में भी मैं बात करूं तो पूरे देश पाटन की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते बात रायपुर की करेंगे, जहां आज सीजीपीएससी दफ्तर का घेराव करने का प्लान बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से तैयार किया गया है। इसी रणनीति के साथ घेराव के लिए कार्यकर्ता आज निकलेंगे। मेरिट लिस्ट पर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और उसी के आधार पर आज प्रदर्शन होगा। नेताओं अफसरों के बच्चों के चयन का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की तरफ से घेराव का ऐलान किया गया। तो सीजीपीएससी दफ्तर का घेराव करने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और छात्र आज आंदोलन की राह पर। आपने गाना सुनकर कत्ल करने वाले कातिल के बारे में क्या कभी सुना है? वो हत्यारा जो पहले लव सॉन्ग चलाता है और फिर मूड चेंज करता है, सैड सॉन्ग बजाता है और फिर सुनाई देता है गाना नायक नहीं खलनायक हूं मैं। पूरा खुलासा देखिए। ट्रक में ले जा रहे थे और तब उसको एक गाना सुनाया। गाना सुनाने के बाद एक रोमांटिक गाना सुनाया। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद उसको फिर दूसरा गाना लगाया, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, और उसके बाद उसको चाकू मार दिए। चाकू मारने के बाद फिर उसको आगे ले जाकर उसको नदी में फेंक दिया। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। ट्रक में गाने बजते रहे, वो चाकू मारता रहा। गाना चलता रहा, वो चीखती रही। भाभी पर चाकू से वार, हैवानियत की हदें पार। तीस दिन नदी में लाश की तलाश। आखिर उसे कैसे फेंका गया होगा? लाश का कितना वजन होगा? और जब लाश नदी में
फेंकी गई होगी तो वो कितने दूर गई होगी। कत्ल की वारदात का पुलिस की टीम रिक्रिएशन कर रही है। 30 दिन से नदी में एक लाश की तलाश जारी है। वो तलाश जो अब तक चल रही है। ये तलाश है रेणु पाठक की, जो 17 अप्रैल से ग्वालियर की मुरार थाना इलाके के त्यागी नगर से लापता थी। रेणु की सास ने बहू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शायद कत्ल की ऐसी वारदात आपने पहले ना देखी होगी ना सुनी होगी। रेणु का कत्ल ट्रक में हुआ था। हत्यारे ने मर्डर करने से पहले 3 गाने चलाए। पहला लव सॉन्ग, दूसरा उदासी से भरा सैड सॉन्ग और तीसरा गाना था नायक नहीं खल नायक हूँ मैं। आरोपी मिला है, उसने ये इस बात की पुष्टि की है कि जब उसको ट्रक में ले जा रहे थे और तब उसको एक गाना सुनाया। गाना सुनाने के बाद एक रोमांटिक गाना सुनाया। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद उसको फिर दूसरा गाना लगाया, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, और उसके बाद उसको चाकू मार दिए। चाकू मारने के बाद फिर उसको आगे ले जाकर उसको नदी में फेंक दिया। बस खलनायक हूँ मैं ही शैतान जाग उठा और उसने इसी गाने पर रेणु पर चाकू से कई वार किए। उस वक्त हत्यारे के 2 दोस्त भी शामिल थे। रेणु पर चाकू से वार करने वाला उसका देवर श्याम पाठक है। देवर ने भाभी की बेरहमी से हत्या की और फिर झांसी से आगे बीना के नदी में रेणु की लाश फेंक दी। जिस लाश की तलाश अब तक जारी है। पिछले 30 दिन से पुलिस की टीम 3 बार गई। गोताखोरों को भी नदी में उतारा गया। वारदात का रिक्रिएशन भी किया गया, लेकिन सुराग अब तक नहीं मिला है। इसमें कल एक आरोपी को और पकड़ा है। जैसा कि मैंने बताया था, थाना मुरार गुमनाम की रिपोर्ट आई थी, जिसमें लगातार पूछताछ की गई, जिसमें देवर के द्वारा ये बताया गया कि उसने अपने अन्य 2 साथियों के साथ अपनी भाभी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसका शव बेतवा नदी पर में फेंक दिया था। दरअसल 17 अप्रैल को आरोपी श्याम पाठक अपनी भाभी रेणु को डबरा से लौटकर आने का गया था, जिसका खौफनाक इरादा रेणु भाप नहीं पाई। अब सवाल है कि इस हैवानियत के पीछे आखिर वजह क्या थी। दरअसल श्याम पाठक अपनी भाभी पर तंत्र लगता था। उसके घर में हो रही परेशानी की वजह भाभी है। इसमें कुल मिलाकर 3 आरोपी हैं, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और डेड बॉडी अभी नहीं मिली है। उसमें लगातार सर्चिंग जारी है। इस केस में पहले ही देवर श्याम गिरफ्तार हो गया था। अब दूसरे आरोपी श्याम के दोस्त की गिरफ्तारी हुई है। खत्म होगी रेणु की लाश की तलाश। कब मिलेगा लाश का सुराग? ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।